प्रतिवर्ष हमारे बीच में महाकाल इंस्टीट्यूट उज्जैन से इसी प्रकार से विशेषज्ञ आते हैं और उनके कॉलेज में कौन कौन से पाठ्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का ये प्रयत्न रहता है कि जितने ज़्यादा युवाओं को, बच्चों को हम प्रोत्साहित कर सकें तकनीकी शिक्षा के लिए, उतना ही ये इस देश के लिए अच्छा होगा। ऐसी क्या वजह है? देखो, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। भारत बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा, बहुत लंबे समय तक। उसके पहले अगर आप देखें तो भारत सोने की चिड़िया था, बड़ा समृद्ध देश था, पूरी दुनिया हमारे पास अपनी शिक्षा लेने के लिए, सारी चीज़ों को सीखने के लिए। फिर अचानक हम पिछड़ते चले गए और ऐसा पिछड़े कि हम गुलाम हो गए। और ऐसा नहीं कि हमारे पास बहादुर लड़ाके नहीं थे, ऐसे ऐसे लड़ाके थे जो कहते हैं कि सर कटने के बाद भी लड़ते रहते थे। फिर क्या हुआ कि क्षण मुगल्स आए और हम पर राज्य कर लिया उन्होंने, वो जीत गए हमसे। फिर मुगल्स भी यहीं पर रहे, हम तो ऑलरेडी मौजूद ही थे यहाँ पर। अब दो लड़ाकों में जमीन पर खड़ी थी। चंद मुस्लिम और अंग्रेज आए, 300-400 आए थे शुरू में, और 300 साल तक भारत से गुलामी करवाई उन्होंने। क्या वजह थी इसकी, बता सकते हो आप? क्या वजह थी कि हम इतना गुलाम रहे बहादुर होने के बाद, अच्छे होने के बाद भी? सोचो आप क्या वजह हो सकती है। क्या हमारे में गद्दार थे इसलिए? क्या हम छलकपटी नहीं थे इसलिए? क्या हम बहादुर नहीं थे इसलिए? या हमारे पास बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं थी इसलिए? कोई भी देश जो तकनीकी रूप से पिछड़ गया, वो 100 करोड़ का हो या 500 करोड़ का, इससे फर्क नहीं पड़ता है। सारा फर्क इस बात से पड़ता है कि तकनीकी रूप से कितना सक्षम देश है वो। आप इजराइल जाओगे, बहुत छोटा सा देश है इजराइल, लेकिन आसपास की सारी टेरिटरी को दबा के रखता है वो, क्योंकि वो तकनीकी रूप से सक्षम है। तो देश को अगर सक्षम बनाना है तो आपको दो चीजें बहुत अनिवार्य रूप से देश के अंदर प्रोड्यूस करना पड़ेगी। एक है तकनीक और दूसरा है व्यापार। तो तकनीकी शिक्षा मंत्रालय ये सोचता है कि अगर हमारे बच्चे जो 11वीं 12वीं साइंस के हैं, अगर ये वाकई में अच्छे तरीके से पढ़ पाए और ये सही तरीके से अपनी तकनीक को विकसित कर पाए, तो ये इस देश को बहुत कुछ देकर जा सकते हैं। इसका एक सीधा सा कारण मैं आपको समझाता हूँ कि आज जितने भी हमारे ऐसे वैज्ञानिक संस्थान है, चाहे इसरो हो या DRDO हो या कुछ और हो, इन सब में 80% वैज्ञानिक लगभग कितने पता है आपको कहां से आते? पता है आपको कहां से आते? विदेशों से। बेटे मैंने तो सुना हमारे वैज्ञानिक विदेश चले जाते हैं, पैसा मिलता वहां पे। आपको पता है ये कहां से आते हैं? 80% ये आते हैं लोकल स्कूल से। जैसे हम हिंदी भाषी है तो हमारे यहाँ हिंदी लोकल हो गई, तमिलनाडु में तमिल है, कन्नड़ में कन्नड़ है, कर्नाटक में कन्नड़ है। तो ये जो लोकल स्कूल के बच्चे ना, ये जब तकनीक में कुछ करते हैं तो इनके दिमाग में पैसा नहीं घूमता है, इनके दिमाग में सबसे पहले क्या घूमता है? अपना देश। कि अगर मैंने कुछ करा तो मेरे देश का भला। जैसे कलाम साहब क्या थे वो? मिसाइल में, क्षमा करें श्रीमान, साइंटिस्ट होना छोटी बात है, भारत के राष्ट्रपति थे। लेकिन क्या उनको भारत के राष्ट्रपति क्यों प्यार करते हैं? नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति सैकड़ों होंगे। कि मिसाइल मैन है, अंग्रेजी बोलते भारत के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति और भी होंगे, पर मिसाइल में सिर्फ एक कम ही होते हैं। तो उनको हम मिसाइल मैन के तौर पर याद करते हैं। और ये जो तकनीकी शिक्षा वाले बच्चे हैं, खासकर बायो ग्रुप के, ये इस देश के लिए कोई चमत्कार प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आपको अपने ऊपर भी गर्व होगा, आपको अपने परिवार पे भी गर्व होगा, आपके परिवार को आप पे गर्व होगा, समाज को भी होगा और देश को भी होगा। बाकी तो सब आते हैं, पैसा तो सभी कमाते हैं और सभी चले जाते हैं, पर देश को जो मजबूत बनाते हैं वो बच्चे अक्सर हिंदी मीडियम से ही आते हैं। तो आप सबसे पहले तो समझ लो कि मीडियम डिसाइड नहीं करता है कि आपका करियर क्या होगा। कलाम साहब के पास तो खाने को भी नहीं था, आपके पास में है, पर आप कलाम हो क्या? आप कलाम बन सकते हो अगर बनना चाहते हो, शिक्षा ले पाए। फिर क्या करें? शिक्षा छोड़े और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? नहीं, सरकार कहती है कि अगर आप वाकई में पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, आप वाकई में अगर पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो और आप वाकई में कुछ करना चाहते हो, तो हम पूरा बैकअप आपको देंगे। जैसे अगर आपको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना है,
सपोज करो वहां की फीस लग रही 5 लाख रुपया साल, 10 लाख रुपया साल, तो आप कैसे जाओगे? इन तो पैसे होते तो मैं सरकारी में क्यों होता, मैं तो प्राइवेट में पढ़ी हुई हूँ। पर स्टिल फिर भी अगर अपन बात करें कि देना हुआ और आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे पर पैसा नहीं था, अब आप क्या बोलोगे? सर हमारे तो पढ़ने को मन ही नहीं, मैं तो कहिए मैं तो खेती कर लूंगा। सर कहिए हमारे ऐसा नहीं, आप पढ़ना नहीं चाहते हो पर आपको अपने माँ बाप की कंडीशंस पता है, तो आप क्या करोगे? उस वजह से अपनी पढ़ाई को छोड़ दोगे। आप ये नहीं बोलोगे मेरे पास में पैसा नहीं है, आप बोलोगे सर मैं तो कहीं नहीं, मैं तो यहीं से पढ़ूंगा, मैं तो यहीं से पढ़ूंगा, हमारा तो पढ़ना ही नहीं। कारण कुछ और है। अब सरकार ये बोलती है कि अगर आप वाकई में पढ़ने वाले बच्चे हो और आप मैथ्स ग्रुप के बच्चे हो, कौन से ग्रुप के? मैथ्स। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप JEE करके एग्जाम होता है JEE का, वो एग्जाम दो। अगर आप उसमें 1.5 लाख के अंदर की रैंकिंग लेके आते हो, कितने की? जो कि बहुत कठिन, 9 लाख के लगभग बच्चे बैठते हैं, 9-10 लाख के लगभग, उनमें से 2-3 लाख बच्चे तो बिल्कुल माइनस मार्किंग पे होते हैं। किसमें होते हैं? माइनस मार्किंग पे। तो छोड़ ही दो। अब अगर आप 0 नंबर भी लाए तो आप 10 लाख में से 7वें लाख नंबर के तो हो, तो उन 3 लाख से तो बेहतर हो गए, राइट? फिर आप प्लस में आ गए, 20, 25, 50 नंबर आप लेके आ गए। वो कैसे लाएंगे, इस पे प्रभास सर रोशनी डालेंगे या अंकित सर रोशनी डालेंगे। मैं थोड़ी देर में उनको इन्वाइट करूंगा कि कैसे आप स्कोर करेंगे, ठीक है? तो अगर वो नंबर आप लेके आए और आपके रैंक 1.5 लाख के अंदर आ गए, जो कि बहुत ईजी लाना, और MP बोर्ड 12 के अंदर आपका 75% बना, कितना? तो सरकार बोलती है कि भैया अगर आपने 1.5 लाख के अंदर की रैंकिंग ली और 75% के अंदर आपका बना, तो हमारे एक मामा जी हैं, आप सबके भी है ना, वो रहते हैं भोपाल में पर ध्यान सबका रख लेते हैं वो, तो बोलते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार आपको मेधावी छात्र योजना का लाभ देगी, अर्थात आपका रहना खाना पढ़ना क्या हो जाएगा? फ्री। फीस कितनी भी लगती हो आप चिंता मत करो। कौन बैठा है बता, मेरा बात मामा जी कर रहा हूँ तो ठीक है, मामा जी दे देंगे, राइट? रहना और खाना भी साथ में। अब आपको करना क्या, केवल थोड़ी मेहनत करना है ताकि आपको क्वालिफाई कर पाओ। साथ में आपको ये सोचना है कि जो सुविधा मुझको देश ने दी है उसके बदले में मैं देश को क्या दे सकता हूँ। ये एक्चुअली में सबसे अच्छी देशभक्ति है। बोलने से देशभक्ति अच्छी नहीं होती है, बोलते सब है, लेकिन देश के लिए जीते कितने लोग हैं, और वो जी गए हैं, वो सबकी वजह है कि हम यहाँ बैठे हैं। तो आप बहुत अच्छे से इस देश को बहुत आगे ले जा सकते हो। दूसरी बात बायोलॉजी वालों के लिए करें हम लोग, नीट का एग्जाम होता है, ऐसा होता है कि कई बार आप डॉक्टर नहीं बन पाते हो, तो आप क्या करते हो, सीधा फ्लाई करके आते हो और BSc पर चले जाते हो। किस पर? लेकिन आप ये समझोगे अगर मैं MBBS नहीं कर पाया, मैं अगर MBBS नहीं कर पाया, BAMS भी डॉक्टर होता है, ठीक है? BUMS भी डॉक्टर होता है और BDS भी डॉक्टर, एंड दे ऑल आर क्वालिफाइड डॉक्टर्स। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स कहलाते हैं। पर चूंकि मेरे को टारगेट था MBBS को नहीं मिला, तो मैंने बाकी सारी लाइन्स को छोड़कर सीधी BSc ले लिया। अब BSc भी यूजुअली रिसर्च में जाना है आपको, तो करियर बन सकता है, वरना BSc आपको शायद प्रोफेशनल डिग्री नहीं बोलूंगा मैं उसको, कि प्रोफेशनल डिग्री है कि आप निकलो और काम अवेलेबल हो गया आपको, लेकिन इन सबसे अवेलेबल था। अगर इनमें किसी में नहीं होता है देन आई विल गो फॉर B फार्मेसी, फिर मैं B फार्मेसी करूंगा। उसमें भी नहीं होता है तो मैं ANM GNM की तरफ जाऊंगा। अगर उसमें भी नहीं होता है तो फिर मैं BSc करूंगा, क्योंकि कुछ तो करना ही, डिग्री तो लेनी है, वरना आजकल तो मारनो मंडी डिग्री तो चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट। पर मैं क्या करूंगा, पहले सबसे टॉप से शुरू करूंगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और अगर मेरे को लगता है कुछ नहीं तो फिर सबसे नीचे वाली डिग्री को स्वीकार करूंगा। पर हम क्या करते हैं, सर नीट में हमारे को कोई नहीं, अरे नीट बहुत बड़ा स्कोप है, नीट में केवल एक MBBS नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। और यूजुअली मेरा एक्सपीरियंस से बोलता है कि जो बच्चे बहुत पीछे के गांवों से थे उनने न जाने कितनी बार टॉप मारे हैं, NEET के अंदर भी और JEE के अंदर भी। ये आपको लगता है कि हम यहाँ बैठे तो क्या करेंगे, आपको लगता है कोटा जाके पढ़ूंगा तो ही कुछ होगा, या उज्जैन आके पढ़ूंगा, या इंदौर जाके पढ़ूंगा तो ही कुछ होगा। लेकिन यकीन मानो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे का पोटेंशियल काम करता है कि आपका खुद का पढ़ने का मात्रा कितना है। बाकी तो सारा ज्ञान गूगल और यूट्यूब पे है, आपको सिर्फ इच्छा करना और मेहनत करना, और आप ये पाओगे कि हो सकता है आपका भी नाम टॉपर्स में आ जाए।
झाबुआ का एक किस्सा मेरे को आज भी याद है, 2008 की बात है। लड़का टॉप कर गया तो पता चला किसी कोचिंग में जाकर मामा बहुत गरीब थे, टॉप कर गया लेकिन स्कूल गया केवल, कोचिंग भी नहीं मिल सकती थी क्योंकि पैसे नहीं थे, पर टॉप करा क्यों? क्योंकि वो चाहता था करना। कोई भी बैट्समैन ये सोच के नहीं आता कि 500 रन ठोक दूंगा एक दिन में, लेकिन वो ये जरूर सोच रहा था अच्छा खेलूंगा, और अच्छा खेलने में कितना अच्छा आप खेल जाओगे कोई भी नहीं। तो मैं ये नहीं जानता हम कहाँ पहुंचेंगे, लेकिन मेरे को ये मालूम है कि हम अच्छा तो करेंगे। अच्छा करते करते कहाँ पहुंचेंगे भगवान जाने। तो वहां पर क्या है बेटे कि अगर आप मेडिकल साइंस में जाना चाहते हो तो लाइन बहुत बड़ी है, थोड़ा सोच कर प्लान करना। अभी मैं कॉमर्स वाले अगर बच्चे यहाँ पे बैठे हैं या आर्ट्स वाले बच्चे बैठे हैं तो उनको भी बता दूं कि आर्ट्स की लाइन में स्कोप लिमिटेड नहीं होता है, क्योंकि हमको पता नहीं होती है इसलिए हम उस स्कोप को लिमिटेड रखते हैं। जैसे CA, CS, ICWA ये बेसिक सबको पता है। इसके अलावा सॉरी तो कॉमर्स वालों के लिए हो गया, आर्ट्स वालों के लिए क्या, आर्ट्स वाले यूजुअली हमारे यहाँ पर जो देखा है मैंने उज्जैन संभाग में या मध्य प्रदेश के अंदर ज्योग्राफी लेते हैं या हिस्ट्री लेते हैं और या फिर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस बहुत कम बच्चे देखे मैंने लेते हुए। तो ज्योग्राफी के अंदर आपको क्या लगता है स्कोप नहीं है? आपको पता है चाइना अपने आप को टेक्नोलॉजिकली कितना स्ट्रॉन्ग कर रहा है? जो मेरे को सुनने में आता है, मैं वहां पर हूं इसलिए सत्य का मेरे को ज्ञान तो वहां का है नहीं, लेकिन जो सुना है उस आधार पर बता रहा हूं कि वो लावा कंट्रोल करने में लगे हुए, किसमें कि लावा कंट्रोल करके किसी भी देश की तरफ डाइवर्ट कर पाए। तो क्या होगा वहां पे? भूकंप, ज्वालामुखी सब शुरू हो जाएंगे, तो बिगर बम फोड़े, बिगर किसी को नुकसान करे, मैं किसी और देश को हिट कर सकता हूं। ऐसी प्लानिंग्स पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसी प्लानिंग पे काम करने वाले लोगों के लिए हमको चाहिए भूगर्भ वैज्ञानिक। कौन चाहिए? कौन चाहिए? ये भूगर्भ वैज्ञानिक कौन होते हैं? जो ज्योग्राफी जानते हैं और जो थोड़ा साइंस जानते हैं, ये वो लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं स्कोप नहीं है। इकोनॉमिक्स की बात करूं, बहुत ईमानदार से बोल रहा हूं, मेरी खुद की सगी मौसी की बेटी सेंट्रल बोर्ड की टॉपर थी, सेकंड टॉपर ऑफ इंडिया। उससे मेरे को ये उम्मीद थी कि वो PMT करेगी या PET करेगी, जैसा कि एक हमारे जमाने में होता था कि बच्चा अच्छा पढ़ने वाला मतलब PMT और PET, दैट्स इट। 4-6 साल बाद वो मेरे को किसी शादी में मिली। मैंने पूछा शादी में क्या कर रहे हो तुम आजकल? बोले भैया मैं अभी मॉर्गन में नहीं, पता नहीं कौन सा वो था, रेटिंग हाउस में काम कर रही हूँ। मैंने तुम्हें PET PMT कुछ नहीं दिया था क्या? बोले नहीं। मैंने पैकेज क्या है? उसने जो पैकेज बताया वो तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो सुनकर मेरे कान जो है बजने लग गए थे कि इतना पैकेज मैंने क्या करा क्या? बोले मैं सर भैया, बोले मैंने आर्ट्स लिया था, टॉपर है, सेकंड टॉपर ऑफ इंडिया CBSE। मैंने आर्ट्स क्यों लिया? बोले मेरे को इकोनॉमिक्स चाहिए था। बोले जो पैसा इकोनॉमिक्स में ना भैया, वो पैसा कहीं पे भी नहीं है, पर चूंकि मेरे लिए तो इकोनॉमिक्स, फिर मैं पैसा कैसे कमाऊंगा? तो मेरे को अपना इकोनॉमिक्स अगर मैंने लिया है आर्ट्स में, तो उसको बहुत साउंड करना चाहिए। और यकीन मानो जितने ट्रेडिंग हाउसेज होते हैं शेयर बाजार के या दूसरे बिजनेस जितने भी हैं, इन सबको क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। भारत सरकार में एक इंजीनियर बताओ कौन है मतलब नाम मुझको पता है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, भारत का वित्त मंत्री कौन है अभी? निर्मला सीतारमण, जानते हो ना? ये वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस कौन मैनेज करता होगा? ये जिसको वित्त का ज्ञान हो, अर्थशास्त्र का ज्ञान। मनमोहन सिंह ने इस देश की दिशा बदली थी। मनमोहन सिंह कौन थे? उम्र हो गई 48 साल की, सुनी कम था, थोड़ा जोर से बोल दिया करो। मनमोहन सिंह कौन थे? सबसे ज्यादा बहुत सारे भी करते, बस ऐसा नहीं बोलते। यस, अब आप सही बोल रहे हो, अर्थशास्त्री थे। सोचो एक आदमी जो सही तरीके से अर्थशास्त्री बना, जिसको वाकई में अर्थशास्त्र ज्ञान था, वो भारत का क्या बन गया? प्रधानमंत्री। समझे बात को? तो अर्थशास्त्र ऐसा विषय नहीं जिसको आप इतना हल्के में लो। और अगर आपने वाकई में अर्थशास्त्र को इम्प्रूव कर लिया तो टेक्नोलॉजी से हमें देश की हेल्प कर रही, अर्थशास्त्र क्या करोगे? तुम तो कबू घुमाओ, उसके पहले उनकी गोलियां
लड़ लो आके, हाँ वो बहादुर हो, who cares? कौन परवाह करता है इस बात की आप कितने बहादुर हो? हमारे पास में टेक्नोलॉजी है। तो बेटे देश को मजबूत करना है तो वापस क्या चाहिए हमको? वैसी टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत में थी कि जैसे आपने लोहे स्तंभ बनाए तो उनमें जमीन रख के आप सब सोचो कितना उन्नत देश होगा। आज भी सारे वैज्ञानिक प्रिपेयर सर रोहानी बना रहे हैं, इसमें कभी जंग। थिंक ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया कितनी विशाल होगी। कभी गोलकुंडा जाओ, खाली बजाना नीचे और ऊपर तक सुनाई देती है विदाउट एनी मशीन। टेक्नोलॉजी थी हमारे पास पर हमने उसको खो दिया है। तो टेक्नोलॉजी वापस पाने के लिए आपको चाहिए इंजीनियर्स। क्या चाहिए? यानी मैथ्स ग्रुप के बच्चे जिनको जेईई देना चाहिए, पर हम देंगे नहीं। प्रभात सर आपको ब्रीफ करेंगे जेईई पर, जेईई देने के एडवांटेजेस। दूसरी बात, आपने बोला सर प्राइवेट जॉब में नहीं जाना है, सरकारी नौकरी। तो जो मेरिट डेटा बोलता है, जो अगर आपको आर्मी में जाना है, आप देखोगे अगर हथियार बनाना है तो उसमें क्या लगेगी? इंजीनियरिंग। ठीक है, देखो फैक्ट्री बनाना है तो क्या लगेगा? इंजीनियरिंग। तो आप कहीं से भी गुजरो, आपको इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ने वाली है। तो गवर्नमेंट बोलती है ये लोग रिक्वायर्ड है, आपको हमारी जरूरत है, तो मतलब हमको जरूरत है इनकी, तो हम ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स को लेना चाहते हैं। इसके बाद में अगर आपने पूरी देखी हो, क्या मदद करता है इंजीनियर अपनी फौज को? आपने पूरी देखी, एक लड़का ड्रोन बना देता है, हमारी पूरी आर्मी इंटर करती है उनके एरिया में, और केवल उस ड्रोन की वजह से हमारा एक भी सिपाही नहीं मरता है। टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है कि आपको लड़ना भी नहीं है, केवल टेक्नोलॉजी अपने देश को देना है। तो डिफेंस के अंदर भी आपकी वैल्यू होती है। आप इंजीनियर हो, प्लीज कम, थोड़ा सा ये कुछ चीजें तो क्वालिफाई करो अंदर आज। बाकियों को बोलते अच्छा आपके बारे में सोचते हैं, अभी सोचना पड़ेगा। बताता हूँ मना किसी को नहीं करते ना अपन, अच्छे लोग हैं, लेकिन हाँ भी नहीं करते। पर इंजीनियर्स को लोग हाँ करते हैं क्योंकि जरूरत है। और आगे जाए, आपने बोला सर मेरे को यूपीएससी करना है सर, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है सर, ये तो सब आई वांट पावर, मेरे को पावर चाहिए। आप पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उठा के देखना, आप ये पाओगे कि इंजीनियरिंग करने वाले लोग जिन्होंने इंजीनियरिंग करी थी अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, उन्होंने बोला नहीं नहीं इसमें मजा लेना, हम यूपीएससी देंगे। और आप रिजल्ट उठा के देखना, गूगल पर है, आपको पता है मैक्सिमम टॉपर्स कहां से आएंगे? इंजीनियरिंग से। पिछले 15 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखो तो आप बोल रहे हैं ये आधी चीजें तो इंजीनियरिंग वाले उठा के ले जा रहे हैं, हमारे पास कुछ बची। जबकि वो प्राइवेट जॉब में गया, वो गवर्नमेंट जॉब में भी चला गया, जो छोटा सा टुकड़ा था वो यूपीएससी के लिए बड़ा था, वो उसमें भी ज्यादा सीटें उठाकर ले गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एडवांटेज दिमाग चलता है। ठीक है, तो वो एडवांटेज भी मिलता। और आगे आए, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री रोज बोलते हैं स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब क्या? कुछ ऐसा निर्मित करना जिससे लोगों को रोजगार मिले और देश का भला हो। तो बोलते हैं अगर ऐसा प्रोजेक्ट है ना आपके पास, तो आप हमारे पास आओ, हम आपको पूरा बैकअप देंगे। मैं बिजनेसमैन हो गया, उद्यमिता आ गई मेरे अंदर, मैं एंटरप्रेन्योर हो गया, अब मैं नौकरी करने वाला नहीं, कौन हो गया? देने वाला। बात समझ में आ रही है मेरी? और सबसे खराब इंजीनियर मैं बोलता हूँ, जिसने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करी हो, वहां पर सबसे खराब अच्छा था, वो भी बेरोजगार घूमने वाला नहीं। क्यों? ये जितने बैंक्स में देखता हूँ अभी, इनमें कई इंजीनियरों से मैं मिलता हूँ बैंकों के अंदर, और मैं बोलता हूँ यार ये जॉब तो कॉमर्स वाले के, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोले सर मैथ्स आती है, अपने को अंग्रेजी भी आती है, ये दो तो पेपर में मेन सब्जेक्ट होते हैं, अपन ऐसे निकाल लेते हैं, आ गए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अब सोचो कि वहां पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया इन्होंने, राइट? तो इंजीनियरिंग एक इतना बड़ा समुद्र है बेटे कि अगर आपने ढंग से इसको पढ़ा तो मेरा पहला विश्वास तो ये है कि हम सबसे पहले देश के लिए कुछ करेंगे। अगर देश के लिए नहीं कर पाया, खुदा ना खास्ता, तो भी मैं देश कमजोर तो नहीं होने दूंगा। ये पावर है डिग्री होगा, अगर आपने ढंग से लिया तो सिर्फ आप ताकतवर नहीं होंगे, साथ में कौन ताकतवर होगा? देश में। पर हम तो प्यार करते नहीं देश से, हम तो करेंगे ही नहीं। मेरे से देश ताकतवर हो जाए, अरे कैसी बात कर रहे सर, ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखो लोगों की आवाज नहीं है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अभी भी इनकी आवाज जोर से, एक आखिरी ट्राई मारते हैं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गुड। मैं प्रभात सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जेईई के ऊपर थोड़ा सा आपको ज्ञान दें। आपके साथ केस आपको सब चीजें बता देते होंगे, पर फिर भी अगर आपको लगता है तो आप YouTube चैनल को ऐसा ज्वाइन कर ले, जैसे बाईपास स्टडी का है, इसमें आपको जेईई या नीट की सारी जानकारी मिल जाएगी।
तो अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ आपके स्मार्टफोन में अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू। एक छोटा सा सब्जेक्ट लेके हम लोग